सर क्या विकास सिर्फ इतना ही है? सड़क का बन जाना, पुल का बन जाना, बिजली का आ जाना? व्हाट इज डेवलपमेंट सर? डेवलपमेंट हम तब कहते हैं जब क्यों अलग अलग सोसाइटीज अलग अलग डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करती हैं? ये डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। हम्म, डेवलपमेंट कोई एंड प्रोडक्ट नहीं है, बिल्कुल। लेकिन सर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में सर व्हाट इज द रोल ऑफ आइडियोलॉजी? विचारधारा की कितनी भूमिका है सर, और क्या भूमिका है? गवर्नमेंट जो एंटिटी जो है सर, उसका क्या रोल होता है डेवलपमेंट में? डेवलपमेंट इज ऑलवेज स्टेट लेड। मार्केट डेवलपमेंट नहीं करेगा। और ब्यूरोक्रेसी का कितना रोल होता है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में सर? ये इनफैक्ट ये बात 90s में भी आई थी। जैसे जैसे कहा जाता है कि 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, जो एक क्लेम होता है सर। तो मैं सर आपसे ब्रीफली जानना चाहूंगा सर, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एंड इज इट ट्रू दैट 70 सालों में सही में कुछ भी नहीं हुआ सर? डेवलपमेंट विदाउट डेमोक्रेसी इज नॉट डेवलपमेंट। What are your views on politics of development and how it impacts the lives of common people? एक्चुअली मुझे लगता है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट भारत में शुरू ही नहीं हुआ। Hello and welcome. This is Shashank and you're watching The Obvious Question. इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे कुछ वाजिब सवालों पर, ऐसे कुछ ऑब्वियस क्वेश्चंस पर जो हमारे इर्द गिर्द हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसे सवाल जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश भी हम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन बहुत गहरे तक प्रभावित होता है। इस कार्यक्रम में हम ऐसे ही कुछ वाजिब सवालों पर चर्चा करेंगे रिसर्च स्कॉलर से या विद्वानों से या प्रोफेसर से, और उन वाजिब सवालों का वाजिब उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। द ऑब्वियस क्वेश्चन के इस पहले एपिसोड में हम जिस अवधारणा पर बात करने जा रहे हैं, उस अवधारणा को हम एक शब्द की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने आम जीवन में। एक ऐसा शब्द जिसके बहाने फैलाए गए तिलिस्म में फंसकर हम रह जाते हैं। एक ऐसा शब्द जिसके बूते हम अपने सपनों को गढ़ते हैं और अक्सर उसी शब्द के शिकार भी बन जाते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे विकास की अवधारणा पर, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पर, विकास से जुड़े वाजिब सवालों पर, जैसे विकास क्या होता है, कौन करता है विकास, कैसे होता है विकास। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो विषय विकास पर, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पर एक वैज्ञानिक तरीके से विचार करता है और उसके सारे पहलुओं को पहचानने की कोशिश करता है, वो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इसीलिए हमने आज विकास की अवधारणा पर, विकास से जुड़े अपने वाजिब सवालों का वाजिब उत्तर ढूंढने के लिए आज इनवाइट किया है प्रोफेसर एन.के. मिश्रा सर। Professor N.K. Mishra is a professor in the Department of Economics at Banaras Hindu University, Varanasi. He has more than 22 years of teaching and research experience, specializing in development economics, and was a visiting researcher at the Rural Development Institute, Chinese Academy of Social Sciences, BC. He started his career at DAV College, Gorakhpur, and moved on to become a reader and professor at BHU Varanasi. Professor Mishra has published more than 15 research papers in respected journals and has completed 9 research projects funded by national and international agencies. His work with NCEUS and the Ministry of Minority Affairs has had a significant impact on government policy making. Professor Mishra's primary area of research is poverty, employment, labor, informal economy, women's empowerment, and rural non-farm sector. वेलकम सर। थैंक यू। वेलकम सर। हम आपसे शुरुआत इसी सवाल से करेंगे कि हम अक्सर देखते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने 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 लोगों से बात करते हैं,
तो जो लोग अर्थशास्त्र का जिनका बैकग्राउंड नहीं है, शैक्षणिक बैकग्राउंड जिनका अर्थशास्त्र का नहीं है, उनके लिए विकास का मतलब है सर सड़क का बन जाना, पुल का बन जाना, बिजली का आ जाना। सर क्या विकास सिर्फ इतना ही है? सड़क का बन जाना, पुल का बन जाना, बिजली का आ जाना? व्हाट इज डेवलपमेंट सर? और डेवलपमेंट के क्या स्वरूप है? वो कैसा होता है डेवलपमेंट सर? उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? उसकी प्रकृति क्या होती है सर? आखिर विकास क्या है? शशांक, इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं एक थोड़ी तस्वीर आपके सामने रख दूं। मैं बिहार के एक कस्बे का रहने वाला है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में नरकटियागंज नाम है, जहां से गांधी ने चंपारण मूवमेंट शुरू की। आज से 25-30 साल पहले जब वो शहर मैं छोड़ा था, तब वो शहर कैसा था, मैं आपको पहले ये वो तस्वीर आपके सामने रखता हूँ। छोटी लाइन की ट्रेन थी और स्टीम इंजन से ट्रेन चलती थी। नरकटियागंज स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता था। वहां से 160 किलोमीटर मुजफ्फरपुर जाने में वो स्टीम इंजन की ट्रेन 9 से 10 घंटे लेती थी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बेतिया था, जो कि 35 से 36 किलोमीटर दूर, और बेतिया पहुंचने में वो ट्रेन 1.5 घंटे लेती थी। रोड नहीं था, और अगर बस से या रोड से जाने की कोशिश किए तो बेतिया पहुंचने में 2-2.5 घंटे लगते थे। लेकिन वहाँ एक कॉलेज था जो अभी भी है। उस कॉलेज में मैंने 11th-12th की पढ़ाई किया, और एक से एक टीचर थे। स्कूलिंग मेरी उसी कस्बे से हुई। एक से एक टीचर थे। नेस्फील्ड और रेन एंड मार्टिन की ग्रामर की किताब रटा दिए थे, और उस कॉलेज में एक से एक टीचर थे। वो मुझे बाद में पता चला कि इंटरमीडिएट में एक बॉटनी की किताब थी बिलग्रामी की, वो उस वक्त उस टीचर ने हम लोगों को पढ़ाया। मुझे बाद में पता चला कि बॉटनी की काफी प्रसिद्ध किताब थी। एक मिश्रा बुक डिपो करके हुआ करता था। पटना से अखबार एक दिन लेट पहुंचता था। दिल्ली का अखबार 2 दिन लेट पहुंचता था। लेकिन उस मिश्रा बुक डिपो में 2 दिन बाद का भी टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना से निकलने वाला सर्चलाइट, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, इंडिया टुडे, आउटलुक, ये सब मिलते थे। अब लोगों ने काफी सालों से आना जाना छूट गया। लोगों ने कहा कि अरे नरकटियागंज का काफी विकास हो गया है, आके देखो तो सही। दैट वाज द एग्जैक्ट वर्ड व्हिच पीपल यूज्ड टू से, आके देखो नरकटियागंज का कितना विकास हो गया है। तो इसके पहले भी जाता था, सुबह गया, शाम को निकल गया, शाम को गया, सुबह निकल गया, तो शहर में देखने का मौका नहीं मिलता था। आज से 2-3 साल पहले 2-3 दिन का समय लेके शहर में रहा, कस्बे में रहा। वो कॉलेज लगभग बंद होने की हालत में है, जहां कुल उस वक्त 42 या 46 टीचर्स हुआ करते थे, अब केवल 5 हैं। वो हाई स्कूल जहां से के टीचर ने हमको रेन एंड मार्टिन पढ़ाया था, डंडे मार मार के, वो स्कूल की बिल्डिंग गिर गई है। उसमें एक हॉस्टल हुआ करता था। उस हॉस्टल को तोड़ ताड़ के वो नगर निगम ने कुछ और कर लिया है, नगर पालिका ने। मिश्रा बुक डिपो पे अब ये सब किताबें मिलनी बंद हो गई हैं। वहाँ बट सावित्री व्रत कथा की किताब मिल रही है, और सत्यनारायण व्रत कथा की किताब मिल रही है, और पंचांग मिल रहा है। लेकिन शहर नरकटियागंज में आप बैठे, ब्रॉडगेज लाइन हो गया, गोरखपुर से कनेक्ट हो गया, आप देश के किसी शहर में जा सकते हैं, वहां से ट्रेन मिल रही है, सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं। आप नरकटियागंज से बैठे तो आप पटना, दिल्ली बस से जा सकते हैं। लोगों ने कहा कि आके देखो कितना विकास हुआ है। अब यही प्रश्न फंसता है कि आप विकास समझते किसको हैं? जी, प्रश्न यही फंसता है कि आप विकास समझते किसको हैं। और ये शब्द 2013 के अंत में बड़ा तेजी से चला, और 2014 में तो इस शब्द ने मानो भूचाल ला दिया था। हर आदमी विकास ढूंढ रहा था, हर आदमी विकास ढूंढ रहा था। और उस विकास का ब्लूप्रिंट क्या था?
गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। कहा यह गया गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। उसी वक्त मैंने थोड़ा समय निकाला, हमने कहा ये गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को भी देख लिया जाए। उसके पहले हम लोग केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जानते थे, तो गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट देख लिया जाए। मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेमेंडस ग्रोथ हुआ गुजरात में, एसडीपी तेजी से बढ़ा, जितने बड़े शहर हैं वहां चमचमाती सड़कें बनी, लेकिन साबरमती का पानी जहर बन चुका है। वुमेन और न्यूट्रिशन और चाइल्ड से और हेल्थ से रिलेटेड जितने इंडिकेटर देखें, उसमें गुजरात भारत के कुछ सबसे खराब राज्यों में है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहा गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहा गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। शायद ये वही बात थी जब हमारे गांव के लोगों ने कहा कि आके देख जाओ नरकटियागंज में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। और ये कंफ्यूजन वहीं से आता है कि आप विकास समझते किस चीज को, समझते किस चीज को है। एक बीए में इकोनॉमिक्स पढ़ाते वक्त हम एक डिस्टिंक्शन बताते थे, और ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में फर्क क्या है, ये बीए लेवल के इकोनॉमिक्स में, और अब तो 11th-12th के एनसीईआरटी में बताया जाता है कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो 11th-12th लेवल के इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या है, इस देश के बड़े हिस्से को अभी भी ये ज्ञात नहीं है। उसकी शायद एक गड़बड़ी आती है हिंदी भाषा के कारण। हिंदी भाषा में ग्रोथ और डेवलपमेंट, एक्चुअली ग्रोथ का हिंदी होता है समृद्धि और डेवलपमेंट की हिंदी होता है विकास। लेकिन समहाउ विकास शब्द को लोगों ने इंटरचेंजेबली यूज करना शुरू कर दिया। हम ग्रोथ जब कहते हैं तो मतलब होता है कि जीडीपी में ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन डेवलपमेंट हम तब कहते हैं जब ऐसा हो रहा हो और इसके साथ साथ कुछ और भी हो रहा हो। इसीलिए हम डेवलपमेंट को कहते हैं कि ये ग्रोथ प्लस थ्योरी है। अब ये प्लस क्या होगा, ये प्लस क्या होगा, यहीं आके बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ग्रोथ नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। मतलब अगर जीडीपी नहीं बढ़ रहा है तब भी आप डेवलपमेंट की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जीडीपी बढ़ रहा है और उससे डेवलपमेंट को हम मान लें कि ये डेवलपमेंट है, तो ऐसा भी नहीं है। जब हमने कहा ग्रोथ प्लस, तो ये ग्रोथ प्लस में प्लस क्या है, ये प्लस क्या है? इस प्लस का ही इवोल्यूशन 1970 से अभी तक होता आ रहा है। 1970s में इस प्लस में कुछ चीजों को रखते थे जैसे हेल्थ, एजुकेशन। फिर इस प्लस को हमने बढ़ाना शुरू कर दिया, न्यूट्रिशन, शेल्टर, हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी। और ये प्लस बढ़ते बढ़ते अमर्त्य सेन यहां तक ले गए कि अमर्त्य सेन ने कहा कि डेवलपमेंट इज नथिंग बट फ्रीडम। डेवलपमेंट इज नथिंग बट फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम ऑल अनफ्रीडम्स, ये शब्द महत्वपूर्ण है। एंड फ्रीडम फ्रॉम ऑल अनफ्रीडम्स क्यों? क्योंकि ये अनफ्रीडम है जो आपकी चॉइस को रिस्ट्रिक्ट करती है। सेन इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादातर एग्जाम्पल के तौर पे जेंडर को यूज करते हैं। एक उच्च वर्ग की लड़की जिसको आपने जीवन की सारी सुविधाएं दे दिया है, लेकिन आपने उसको मैरिज का चॉइस नहीं दिया। सेन कहते हैं कि आपने उसको ये चॉइस का फ्रीडम दे दिया कि वो कपड़ा जोन सा पहनना चाहे पहन ले, लेकिन आपने उसको वो चॉइस नहीं दिया कि वो कैरियर क्या बनाए, शादी किससे करे। तो सेन कहते हैं
स्ट्रैटेजिक लाइफ चॉइसेज, ये स्ट्रैटेजिक लाइफ चॉइसेज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? अगर ये मिल रही हैं तो ये फ्रीडम है, और अगर ये फ्रीडम है तब ये डेवलपमेंट है। मतलब डेवलपमेंट के आइडिया को आप बिजली, सड़क के और ट्रेन और हवाई जहाज और एयरपोर्ट बनाने का स्तर पे न देखें। डेवलपमेंट का कौन सा आइडिया फ्रीडम का आइडिया है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम टू हैव पॉलिटिकल चॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आज की तारीख में डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहां तक आता है। जो अलग अलग राजनीतिक दल या बाकी जो लोग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा है, या अप्रोचेस ऑफ डेवलपमेंट, शुरुआत इसकी कैसे हुई? हमने डेवलपमेंट को एक अवधारणा के तौर पर अर्थशास्त्र में कब से देखा जाने शुरू किया गया सर? एक महत्वपूर्ण बात है जी, 1970s तक ग्रैंड थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की बात की जाती थी, जिसमें डिफरेंट डेवलपमेंट के मॉडल्स दिए जाते थे। 1970s के बाद ये बात समझ में आने लगी कि डेवलपमेंट की कोई ग्रैंड थ्योरी नहीं है, कोई ऐसी थ्योरी जो हर डेवलपिंग कंट्री के लिए वैलिड है, कोई ऐसी थ्योरी जो बिहार के लिए भी वैलिड है और केरला के लिए भी वैलिड है। मतलब अब हम ये कहते हैं कि डेवलपमेंट की थियरी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होगी, और ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक दो कारणों से होगी। एक कि व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर ए पर्टिकुलर सोसाइटी, फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर सोसाइटी और अनदर कम्युनिटी। So what is development? That has to be decided, and that is to be decided by the society itself. जिसको फिर मैं सेन की भाषा इस्तेमाल करूं तो वो कहते हैं, सबीना अलकायर और सेन कहते हैं, वैल्यूएबल क्या है? वैल्यूएबल क्या है कि कोई ऐसी सोसाइटी जहां हंगर है, स्टारवेशन, डेथ है, तो वहां डेवलपमेंट का कोर वैल्यू न्यूट्रिशन होगा। जी सर। लेकिन कोई ऐसी सोसाइटी जहां हंगर इशू नहीं है, वहां इशू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो वहां डेवलपमेंट का कोर वैल्यू न्यूट्रिशन नहीं होगा, जेंडर क्वेश्चन होगा। इसीलिए डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट का भी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन आप नहीं दे सकते। जैसे मैंने कहा कि इट्स ग्रोथ प्लस, और उस प्लस में हम क्या इंक्लूड करेंगे, ये केरला के लिए कुछ अलग होगा, बिहार के लिए कुछ अलग होगा, भारत के लिए कुछ अलग होगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अलग होगा। तो सर यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, कि जैसे नेचुरली ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेम, दे हैव सेम मेटाबॉलिज्म, सेम नीड्स, देन व्हाई डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट रेसिपीज ऑफ डेवलपमेंट? क्यों अलग अलग सोसाइटीज अलग अलग डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करती हैं? या एक देश द्वारा अडॉप्ट किया गया डेवलपमेंट पॉलिसी दूसरे देश द्वारा अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहां पे वो एप्लीकेबल नहीं है, वो सूटेबल नहीं है? ऐसा क्यों होता है सर? ये डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, डेवलपमेंट कोई एंड प्रोडक्ट नहीं है। बिल्कुल। ये एक प्रोसेस है। मतलब एक ये अपवर्ड ट्रांजिशन है, जिसमें किसी एक सोसाइटी के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ और चीजें रिक्वायर्ड हैं, और उसी सोसाइटी के लिए एक अगले पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ और चीजें रिक्वायर्ड होंगी। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जब आपने इंटरनेट रोक दिया, तो हमारे लिए ये सवाल डेवलपमेंट का सवाल बन गया। एक्सेस टू इंटरनेट हमारे लिए फ्रीडम का सवाल है। मोबाइल नेटवर्क को अगर आपने रोक दिया तो हमारे लिए फ्रीडम का सवाल है। लेकिन ये इंटरनेट और ये मोबाइल एक्सेस आज से 20 साल पहले हमारे ही देश में फ्रीडम का सवाल नहीं बनता। मतलब एक सोसाइटी के एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, और उसी हिसाब से उसकी स्ट्रैटेजी कुछ और होगी। सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी, और डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस।
डेफिनेटली। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ऐसा नहीं है कि वहां डेवलपमेंट अब बंद हो गया है, उन डेवलपमेंट उनके यहाँ भी हो रहा है, लेकिन एक दूसरे तरह का डेवलपमेंट है। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो सोसाइटी किस स्टेज पे है, उस सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है, और अकॉर्डिंगली उस सोसाइटी के लिए जो स्ट्रेटजी होगी वो किसी दूसरी सोसाइटी के लिए नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये वैरी करेगा और इसे वैरी करना ही चाहिए। ये कोई स्ट्रेट जैकेट नहीं है, फिट वन साइज फिट फॉर ऑल फॉर्मूला नहीं है कि हम एक चीज तय करें और उसी चीज को हम अप्लाई कर दें जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, और उसी चीज को हम अप्लाई कर दें केरल के ऊपर और राजस्थान के ऊपर। उसमें उसमें ज्योग्राफिकल वेरिएशंस भी फैक्टर होता होगा सर। ज्योग्राफिकल वेरिएशन होंगे, सोशल स्ट्रक्चर होगा, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेज की जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में जेंडर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल, लेकिन राजस्थान हरियाणा में जेंडर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान और हरियाणा के लिए जब हम डेवलपमेंट पॉलिसी तय करेंगे, उसमें जेंडर इक्वलिटी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रिमूव करना हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए जब हम कर रहे हैं तो हमें जरूरी नहीं है ये। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जी बिल्कुल सर। सर अब मैं इसी में ये जानना चाहूंगा सर कि विकास का स्वरूप कैसा होता है। मतलब अगर अगर केवल रोड का बनना, बिजली का आना या पुल का बन जाना इतना ही विकास नहीं है, तो फिर विकास का स्वरूप क्या होता है सर? आखिर विकास कैसे होता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और व्हाट इज द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट? अभी शशांक, अभी इस लेक्चर के पहले जी सर, मेरे बेटे ने पूछा किस चीज पे लेक्चर देने जा रहे हैं, वो भी बीए इकोनॉमिक्स में है। तो मैंने कहा व्हाट इज डेवलपमेंट। तो मैंने उससे सवाल पूछा कि व्हाट डू यू थिंक इज डेवलपमेंट। हिज फर्स्ट रिस्पॉन्स वाज इंफ्रा, मतलब रोड। अब उसने, मैंने कहा नो, रोड इज नॉट। तो उसने मुझे काउंटर किया, क्यों? अगर रोड का एक्सेस नहीं है तो यह डेवलपमेंट हो कैसे सकता है? हमने कहा दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। मैंने एक एग्जांपल दिया। मेरे गांव में से मेरे कस्बे के बीच में एक नदी पड़ती है, उसमें बाढ़ आता है और 4 महीना मेरा गांव इनएक्सेसिबल हो जाता है। तो अगर किसी को पैरासीटामोल की भी जरूरत है तो मर जाएगा, शायद कस्बे में नहीं पहुंच पाएगा। मतलब हमें रोड चाहिए। रोड चाहिए इसलिए कि एक बीमार आदमी को तुरंत हम हॉस्पिटल पहुंचा सकें। हमें रोड चाहिए ताकि स्टूडेंट स्कूल जा सके, ठीक है। लेकिन हमें रोड क्या 4 लेन चाहिए, 8 लेन चाहिए, या बुलेट ट्रेन चाहिए? मतलब हम जब कहते हैं कि ये 2 चीजें हम कहते हैं डेवलपमेंट के कंपोनेंट, एक कहते हैं ह्यूमन कैपिटल और एक कहते हैं फिजिकल कैपिटल। इंपॉर्टेंट ये ह्यूमन कैपिटल है और फिजिकल कैपिटल का काम है ह्यूमन कैपिटल को कैसे इंप्रूव किया जाए। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो अक्सर लोग नहीं समझ पाते। डेवलपमेंट का पर्पज फिजिकल कैपिटल नहीं है। फिजिकल कैपिटल का पर्पज है ह्यूमन कैपिटल को सर्व करना, राइट। मतलब हमें चाहिए बिजली, बिजली नहीं होगी तो हमारी एक्सरे मशीन नहीं चलेगी, बिजली नहीं होगी तो हमारी ढेर सारी हेल्थ सर्विसेज रुक जाएंगी, पेशेंट मर जाएगा, ऑक्सीजन बनाने का प्लांट नहीं होगा तो पेशेंट का इलाज नहीं होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि आपका सेंट्रल पर्पज क्या है। इससे ह्यूमन फ्लोरिशिंग, ह्यूमन लाइफ को आप बेहतर बनाना चाह रहे हैं या रोड बना के आप जीडीपी को एक्सेलरेट करना चाह रहे हैं। जैसे हम ये कहें कि ट्रेन में टॉयलेट गंदा है, लोग जनरल कंपार्टमेंट में एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े हैं, पीने का पानी स्टेशन पे नहीं है या है भी तो गंदा पानी है, वो अगर आप इंप्रूव करते हैं तो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं।
लेकिन आप बुलेट ट्रेन चला रहे हैं तो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जीडीपी बढ़ा रहे हैं। तो अब मोस्टली जब ये बात आप कहते हैं तो लोग इसको गलत तरीके से रख देते हैं। मैं ये कह रहा हूं, रोड, बिजली, रेल, हवाई जहाज, इन सब का काम है ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना। और कोई भी ऐसा फिजिकल इन्वेस्ट कैपिटल जो ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी को इंप्रूव करता है वो डेवलपमेंट है, और अगर नहीं करता है तो वो डेवलपमेंट नहीं है। आप फार्मास्यूटिकल की कंपनी लगा दिए साबरमती नदी के किनारे, और उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज का गंदा पानी, टॉक्सिक पानी साबरमती को अगर टॉक्सिक कर रहा है और उस पानी को पी के लोग मर रहे हैं, तो ये फार्मास्यूटिकल, ध्यान दें, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो दवा बना रही थी। तो आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि अरे ये तो दवा बनाने का काम हो रहा था, लेकिन पॉइंट ये दवा बनाने का काम ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए आपको करना था ना, और दवा बनाने का काम आप ह्यूमन को किल करने के लिए कर रहे हैं। तो एज सच इसको अगर आप सीधे सीधे देखिएगा तो आप गलत निष्कर्ष पे पहुंचिएगा की है कि आप जो कर रहे हैं उससे ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी में क्या हो रहा है, ह्यूमन फ्लोरिशिंग हो रही है कि नहीं, वो ज्यादा बेहतर इंसान बन रहा है कि नहीं, वो फ्री ह्यूमन बीइंग है कि नहीं है, फ्री फ्रॉम इलनेस, फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। आप इसको हेल्थ एजुकेशन कह रहे हैं, और हेल्थ एजुकेशन कहने में ही आप गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि वो फिर इंडस्ट्री हो जाता है। मैं कह रहा हूं फ्री फ्रॉम इलनेस, मैं एजुकेशन नहीं कह रहा हूं, फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस कह रहा हूं। आप ये डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं, और ये डिस्टिंक्शन नहीं करके हेल्थ को इंडस्ट्री बना देते हैं और एजुकेशन को इंडस्ट्री बना देते हैं, जिसका काम होगा आपका सर्विस सेक्टर का ग्रोथ करना, आपका जीडीपी का ग्रोथ करना। सर इस डायरेक्शन में इकोनॉमिक्स में जो एकेडमिक डिबेट्स हैं या जो कॉन्टेम्पररी रिसर्च जो हो रहा है सर, उसके बारे में कुछ बताएं सर। अमर्त्य सेन के बाद एक नया स्कूल आ गया जिसको कहते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच, जो डेवलपमेंट के सवाल को कैपेबिलिटी और फ्रीडम से देखता है। एक दूसरा स्कूल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्कूल, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया था। तो एक तरह से अमर्त्य सेन के बाद अब डेवलपमेंट को लोग ज्यादा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, और इस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इन्वायरमेंट को भी इसका पार्ट मान रहे हैं। मतलब अब हम ये कह रहे हैं कि ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए खराब दुनिया छोड़ के जाएगा, वो डेवलपमेंट नहीं है। अब हम डेवलपमेंट को अपनी ही जनरेशन नहीं, अपने बाद वाली जनरेशन के लिए भी देख रहे हैं। तो एक तरह से अब डेवलपमेंट का आइडिया और भी वाइड हो चुका है। तो इस डायरेक्शन में सर जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज और थिंकर्स हैं सर, उनका कोई अगर नाम सर, ताकि हम लोग। अमर्त्य सेन के बाद काफी लोगों ने इस पे काम किया है। सबीना अलकायर ने काम किया, मार्था नुसबाम और का तो बड़ा सेमिनल काम है इस पे। बेसिकली ये अमर्त्य सेन वाला स्कूल था जिस स्कूल से कई लोग निकले। इंग्रिड रॉबिन्स हैं, वीना अग्रवाल हैं, तो ये सारे लोग सेन के ही आइडिया को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जहां अब जैसे इंडिया में सबीना अलकायर और जेम्स फोस्टर ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का आइडिया एस्टिमेट किया, जहां उन्होंने कहा कि पॉवर्टी इज नॉट इसेंशियली अबाउट इनकम। इंडिया के लिए 2011-12 में सबीना अलकायर ने और जेम्स फोस्टर ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एस्टिमेट किया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का भी आइडिया इसी आइडिया का बाई प्रोडक्ट है, जहां हम ये कहते हैं कि पॉवर्टी इज नॉट अबाउट इनकम शॉर्टफॉल, इट इज समथिंग मोर देन दैट। एक्चुअली ये उसी डेवलपमेंट के आइडिया का ही बाई प्रोडक्ट है। तो काफी काम हो रहे हैं, काफी लोग काम कर रहे हैं इस पर।
सर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में सर व्हाट इज द रोल ऑफ आइडियोलॉजी? विचारधारा की कितनी भूमिका है सर, और क्या भूमिका है? मुझे तो अब लगता है कि शायद विचारधारा ही केंद्रीय भूमिका में है। इसलिए ऐसा लगता है, थोड़ा हिस्ट्री देखा जाए, डेवलपमेंट के हिस्ट्री और कैपिटलिज्म की या न्यू लिबरलिज्म की हिस्ट्री। 99 के बाद, 99 के और 2000 के बाद वर्ल्ड बैंक को और न्यू लिबरलिज्म की ये बात समझ में आने लगी थी कि ये जीडीपी कुछ ज्यादा हो गया, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया इकोनॉमिक रिफॉर्म विथ ह्यूमन फेस, इकोनॉमिक रिफॉर्म विथ ह्यूमन फेस। भारत में ये ह्यूमन फेस आपको 2003-2004 के बाद दिखाई देना शुरू हुआ, जब MGNREGA, NRHM, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको कहते हैं राइट बेस्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट, राइट बेस्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, रिवैम्प्ड PDS, ये सब चीजें आई। इनफैक्ट दुनिया में भी न्यू लिबरलिज्म को अब ये बात समझ में आने लगी थी कि ये बहुत ज्यादा जीडीपी जो हमने अभी तक किया था, उसने बहुत ज्यादा डिसकंटेंट जनरेट किया है। तो एक तरह से वो उस कमी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ये बात और शार्पन हुई जब स्टिग्लिट्ज ने वर्ल्ड बैंक से रिजाइन किया और स्टिग्लिट्ज की किताब आई ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। 2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एक तरह का फिर शिफ्ट दिखाई दे रहा है, जहां कैपिटलिज्म अब अपने सर्वाइवल के लिए, और कैपिटलिज्म एक तरह के प्रेशर में है, अब अपने सर्वाइवल के लिए वे वापस उसी ग्रोथ पे चला गया है, वापस उसी ग्रोथ पे चला गया है। और ये 2009 के बाद दुनिया भर में कैपिटलिज्म जो ग्रोथ पर वापस शिफ्ट हुआ, तो अगर आप गौर करें तो 2014 के बाद से आपके यहाँ भी वही ग्रोथ यूफोरिया दिखाई दे रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी दिखाई दे रहा है, और ग्रोथ यूफोरिया भारत में ही नहीं है, भारत में ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड फेनोमेना ये ग्रोथ यूफोरिया। क्यों है? क्योंकि कैपिटलिज्म के पास क्राइसिस है, और कैपिटलिज्म को चैलेंज करने वाली जो अल्टरनेटिव आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, वो आइडियोलॉजीज आज शैटर्ड हैं, आज शैटर्ड हैं। कोई यूनाइटेड डिफेंस नहीं है कैपिटलिज्म के खिलाफ, स्पोरेडिक और बिखरे हुए मूवमेंट्स हैं। तो आज की तारीख में मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कैपिटलिज्म को ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट नहीं चाहिए। और डेवलपमेंट का सवाल उठाने पे खतरा है कि आप कम्युनिस्ट मान लिए जाएं या आप नक्सलाइट मान लिए जाएं। खतरा ये है कि आप कम्युनिस्ट मान लिए जाएं, नक्सलाइट मान लिए जाएं। तो डेफिनेटली आइडियोलॉजी का सवाल है ये। तो सर जैसे हम देखें अगर कि अलग अलग कंट्रीज जिन्होंने अलग अलग आइडियोलॉजीज अपनाई है, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो अमेरिका इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो अलग अलग सोसाइटीज जिन्होंने अलग अलग आइडियोलॉजीज अपनाई और फिर अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को अंडरटेक किया सर, तो क्या एक पर्टिकुलर सोसाइटी के ज्यादा डेवलप होने की वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उसने जो आइडियोलॉजी अपनाया वो आइडियोलॉजी दूसरे आइडियोलॉजी से बेहतर थी? शशांक, ये जब मैं कह रहा था, पिछली बात में बोल रहा था, तभी मुझे लगा कि मैं एक क्वालिफायर यहाँ ले आऊं, लेकिन बात लंबी हो रही थी इसलिए मैंने छोटा किया। जी। अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये चल रहा है कि फ्रांस में कोविड से इतने मरे, इतने इन्फेक्टेड हुए, जर्मनी में इतना, ब्रिटेन में इतना, अमेरिका में इतना, और वहाँ सबसे नीचे भारत का फिगर दिखाया जाता है और बताया जाता है कि भारत में सबसे कम है। ये जो नंबर दिखाया गया, वहीं आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ताइवान, मलेशिया,
साउथ कोरिया, हांगकांग, इंडोनेशिया, तमाम कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का नंबर अगर आप देखें तो भारत में इन्फेक्शन रेट, डेथ रेट इनसे ज्यादा है। और हैरत की बात यह है कि हमारे जो ईस्ट एशियन नेबर्स हैं और हमारा एकदम बगल का पड़ोसी बांग्लादेश और श्रीलंका, दे आर डूइंग मच बेटर देन व्हाट वी आर डूइंग। ये मैंने क्यों कहा? इसलिए कहा कि डेवलपमेंट का एक एक्सपीरियंस हमको ईस्ट एशियन कंट्रीज का दिख रहा है, सिंगापुर का मॉडल दिख रहा है आपको 1970s में, जिसको आप ईस्ट एशियन मिरेकल कहते हैं। ईस्ट एशिया ने क्या किया? स्टेट ने हेवी इन्वेस्टमेंट किया ह्यूमन कैपिटल में। और अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो मजेदार बात है, आप नोबेल प्राइज दे देते हैं रोमर को एंडोजीनस ग्रोथ थ्योरी पे। आप नोबेल प्राइज तो देते हैं रोमर को एंडोजीनस ग्रोथ थ्योरी पे, लेकिन वो रोमर कह क्या रहा है एंडोजीनस ग्रोथ थ्योरी में? यही तो कह रहा है इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्ट इन R&D। ईस्ट एशिया का एग्जाम्पल ये क्लियर कट एग्जाम्पल है, जहां ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके उन्होंने अपने GDP को लंबे समय तक एक्सीलरेट करके रखा है। केरला का मॉडल एग्जाम्पल है। केरला मॉडल जो बार बार कहा जाता है, भारत के अगर स्टेट्स को आप देखें तो गुजरात हाई ग्रोथ स्टेट है बट वेरी लो ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। केरला मिडिल इनकम ग्रोथ है बट वेरी हाई ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब ईस्ट एशिया ने क्या किया और केरला ने क्या किया? हाई ग्रोथ को टारगेट नहीं किया, उसने टारगेट किया ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन ग्रोथ, और उसके लिए उसने मीडियम ग्रोथ को टारगेट किया। मतलब अगर आप हाई ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप ह्यूमन कैपिटल को टारगेट कर पाए। इसीलिए अब ये बात कही जाती है कि मीडियम ग्रोथ इज ऑलवेज बेटर देन दैट ऑफ हाई ग्रोथ। ये बात थोड़ी आपके श्रोताओं को अटपटी लग सकती है, लेकिन मीडियम ग्रोथ इज प्रेफरेबल टू हाई ग्रोथ। क्यों? क्योंकि मीडियम ग्रोथ के साथ आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। हाई ग्रोथ आप करिएगा तो आपको डेवलपमेंट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो जो आपने पूछा, ईस्ट एशिया का एग्जाम्पल हमारे पास है, केरला का एग्जाम्पल है कि ये ऑल्टरनेटिव तरीके थे, ऑल्टरनेटिव ट्रेजेक्टरी थी, लेकिन शायद या तो हमें पसंद नहीं आ रही थी या उनके होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशनिस्ट स्टेट चाहिए था, जबकि हमने ऑलरेडी स्टेट विड्रॉल करने का हमने करार कर लिया है, या आपको हाई ग्रोथ चाहिए इसलिए वो मॉडल आपको मुफीद नहीं लग रहा। सर आपके हिसाब से गवर्नमेंट जो एंटिटी जो है सर, उसका क्या रोल होता है डेवलपमेंट में? एक मैनेजेरियल रोल होता है या फिर एक रेगुलेटर का रोल होता है, या समवन हु टेक्स इनिशिएटिव टुवर्ड्स डेवलपमेंट या इंड्यूस डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज ऑलवेज स्टेट लेड, मार्केट डेवलपमेंट नहीं करेगा, ये पक्की बात है। मार्केट डेवलपमेंट नहीं करेगा, डेवलपमेंट इज ऑलवेज स्टेट लेड। और दुनिया के जितने डेवलपमेंट के मॉडल हैं वो सब स्टेट लेड मॉडल है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत का इंडियन स्टेट ये डेवलपमेंट सेंट्रिक बना क्यों नहीं? मुझे याद है 2014 में जनवरी फरवरी में मैं क्लास पढ़ा रहा था MA इंडियन इकोनॉमी का, और क्लास में स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इस बार का इलेक्शन डेवलपमेंट पर होगा। ये जनवरी की बात है, और स्टूडेंट से मैंने कहा कि ये बात अभी की जा रही है, आने दो इलेक्शन के और पास, ये डेवलपमेंट का सवाल किनारे हो जाएगा, रिलीजन और कास्ट फिर से वापस आ जाएंगे।
इलेक्शन के बाद स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर आपको कैसे पता था, हुआ वही। यस सर, डेफिनेटली। तो हमने कहा मुझे पता नहीं था, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, तुम भारत का राजनीतिक इतिहास नहीं जानते हो और मैं जान रहा हूँ। जिसको मैं बार बार कहता हूँ, इस देश में डिमांड फॉर डेवलपमेंट कभी खड़ा ही नहीं हुआ, और जब तक डिमांड फॉर डेवलपमेंट नहीं खड़ा होगा तब तक सप्लाई ऑफ डेवलपमेंट नहीं होगा। नहीं, केरला में क्यों हुआ? क्योंकि केरला में डिमांड फॉर डेवलपमेंट खड़ा हुआ और पॉलिटिकल फोर्सेज और पब्लिक ओपिनियन दोनों के बीच में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। जिस तरह का पब्लिक ओपिनियन होगा उसको रिफ्लेक्ट करने वाली पॉलिटिकल फोर्सेज पैदा होती है, और वो पॉलिटिकल फोर्सेज ये सुनिश्चित करती हैं कि वो पब्लिक ओपिनियन और स्ट्रांग होता जाए। तो मेरा ये मानना है, पहली चीज कि स्टेट डेवलपमेंट हमेशा स्टेट लेड होगा, मार्केट डेवलपमेंट नहीं करेगा। नहीं। 1 2, जब तक जनता विकास की मांग नहीं करेगी, जब तक जनता बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल के लिए सड़क पे नहीं आएगी, ये नहीं हो। पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा ये सूट करता, पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा ये सूट करता। तो अब जनता क्यों नहीं आती है? तो क्या जनता दोषी है? फिर मैं दूसरा सवाल कहूंगा, जनता आपके लिए नंबर रही, वो सिटीजन नहीं बनाया आपने जनता को। सिटीजन होता तो वो एम्पावर्ड होता। जनता आपके लिए एक नंबर है, और जनता नंबर बनी रहे यही आपको सूट करता है। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया कि राज्य का काम है देश के नागरिकों को शिक्षित बनाना, और आपने बदल दिया उसको साक्षर बनाने में, क्योंकि उसके शिक्षित बनने से आपको खतरा है, वो एम्पावर्ड हो जाएगा। वो साक्षर रहेगा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आपको वोट देता रहेगा, लेकिन जब शिक्षित हो जाएगा तो व्हाट्सएप पे जो लिखा है उसकी खोजबीन शुरू कर देगा। वो खतरनाक है। सर, कुछ लोग बात कर रहे हैं आजकल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या होता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और ब्यूरोक्रेसी का कितना रोल होता है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट सर? ये इनफैक्ट ये बात 90s में भी आई थी। जैसे पीडीएस स्कीम को या इरिगेशन के स्कीम को या फूड सिक्योरिटी के स्कीम को फील्ड में इंप्लीमेंट करना हो, ठीक है, और सड़क बनाना को इंप्लीमेंट करना हो, दोनों भिन्न भिन्न तरह के काम है, दोनों भिन्न भिन्न तरह के काम है। बिहार में कहते हैं और यूपी में भी कहते हैं बीडीओ। बीडीओ का मतलब क्या है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। कहते हैं सीडीओ, वो भी डेवलपमेंट ऑफिसर है। मतलब आपके ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में एक लाइन, हमारे फोर फादर्स ने जब ये सिस्टम बनाया था तो कहीं वो ब्यूरोक्रेसी क्या काम का एक इंटीग्रल पार्ट ये डेवलपमेंट समझ रहे थे, तभी हुआ, तभी तो बीडीओ बनाया, सीडीओ बनाया, राइट। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अब बीडीओ साहब का काम हो गया ब्लॉक में लॉ एंड ऑर्डर में और मेंटेन करना और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, और सीडीओ साहब का काम हो गया कि अर्बन एरियाज में या शहरी इलाकों में जो डेवलपमेंट स्कीम्स थे उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो अब एक बात ये कही जाती है कि शायद ब्यूरोक्रेसी में भी एक तरह के स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, कि वो लोग जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनको अलग रखिए बाकी के एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये सवाल 90 से आना शुरू हुआ, लेकिन समहाउ ये सवाल अभी तक चला नहीं।
अब वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे इंटरनेशनल और नेशनल एजेंसी जैसे यूनिसेफ, यूएनडीपी, ऑक्सफैम, अब वो एक तरह से केवल उसी के में इसको केंद्रित माना जा रहा है, जिसको कि डेवलपमेंट सेक्टर कहते भी हैं। ठीक है सर, मैं जानना चाहूंगा सर कि जैसे जैसे कहा जाता है कि 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, जो एक क्लेम होता है सर, तो मैं सर आपसे ब्रीफली जानना चाहूंगा सर, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एंड इज इट ट्रू दैट 70 सालों में सही में कुछ भी नहीं हुआ सर? शशांक, मैं ये कई बार सवाल अपने रिसर्च स्कॉलर्स को देता हूँ। जी सर। मैं सवाल ये देता हूँ, एक हाइपोथेसिस है कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, वरना कुछ हुआ होता तो भारत आज अमेरिका के स्थान पे खड़ा होता। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इसको टेस्ट कैसे करेंगे? कोई एक मेथोलॉजी होगी हमारे पास। जैसे मैं ये कहूँ कि वो नरकटियागंज के उस स्कूल में हमारे पिताजी हमको न पढ़ाए होते तो हमको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिल गया होता। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो हम ये कैसे भरोसा कर लें कि ऐसा हो ही सकता है? अब इस बात को समझने के लिए ये देश जब आजाद हुआ तब समान तरह के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक स्थितियों में और कौन कौन से देश थे, और कौन कौन से देश थे? उन कौन कौन से देशों में डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करके डेवलप करने वाले कौन कौन से देश थे? और तब उन देशों से अपना अगर हम कंपेयर करें तब शायद थोड़ी बात बनती है कि हम ये कह सकें कि शायद वो वहां तक गया तो हम भी जा सकते हैं। एक कोई वैज्ञानिक तरीका होगा ना ये बात सिद्ध करने का। अगर इस वैज्ञानिक तरीके को आप उठाएं तो कोई उदाहरण नहीं मिलता, कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां भारत जैसे समान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक तत्वों के साथ कोई देश प्रजातंत्र को इस्तेमाल करते हुए भारत 70 सालों में जहां तक पहुंचा, दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। तो फिर ये 70 सालों की कहानी तो ध्वस्त होती है। सेकंड, भारत जब आजाद हुआ तो कितने, एक कहते हैं ना कि फाउंडेशंस डालना। जीडीपी, आज जब जीडीपी की बात आप कहते हैं, मैं क्लास में कई बार पढ़ाता भी हूं, सारे अर्थशास्त्री ये मानते हैं, सारे क्या नहीं, थोड़ा गलत शब्द होगा, 80% मानते हैं, 20 कि भारत में जीडीपी का एक्सिलरेशन 1980 से शुरू हो गया था। कुछ लोग मानते हैं 91, 92 से शुरू हुआ। तो अगर हम ये कहें 1980 से जीडीपी हमारा बढ़ने लगा, तो हम ये कहें कि जो 30 साल का फाउंडेशन हमने डाला था, आईआईटी, आईएएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये जो कोविड से फाइट कर रहे हैं आपके आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल पुणे, डीआरडीओ जो नई वैक्सीन लेके आ रहा है, ये सब तो उसी 70 साल में बने थे। इसरो, ये जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम इससे फाइट कर रहा है, महोदय बता दें पिछले 7 साल में उसमें कितना, 7 साल पहले जो था उसमें कितना इजाफा हुआ है? ये तो वही है जो 7 साल पहले का था। वो वही नगर निगम है जो सैनिटाइजेशन कर रहा है। तो अगर हम मान लें कि 1980 से ये एक्सेलरेट होना शुरू हुआ,
तो 30 साल तक आपने उसके फाउंडेशन डाले थे और उसके बाद से जीडीपी बढ़ना शुरू हुआ, एक्सिलरेट होना शुरू हुआ। तो अगर एक्सिलरेट होना शुरू हुआ तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि पहले नहीं था आज है? आज पहले से ज्यादा है। मतलब 1960s में 50 से ज्यादा था, 70s में 60 से ज्यादा था, 80s में 70 से ज्यादा था, 90s में 80 से ज्यादा था, 21st सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में 90 से ज्यादा था। तो हम ये कैसे कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं था, जो था ये अभी है? और अंतिम बात, आप डेवलपमेंट के इंडिकेटर उठा के देखें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब आप आजाद हुए थे तब कितनी थी? मेरे ठीक ठीक याद नहीं, मुझे लगता है 46 या 48 साल। और 2011 के पॉपुलेशन सेंसस में कितनी है? 65। तो ये जो 20-25 साल बढ़ी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप सोच ले, मैं एक बेसिक इंडिकेटर कोट कर रहा हूं, जी जी आदमी के जीने के वर्ष, बाकी कुछ नहीं, जीने के वर्ष। वो ये जो 20-25 साल बढ़ा, तो क्या ये 70 सालों में नहीं बढ़ा? 70 सालों में बढ़ा या अब बढ़ गया है? तो समहाउ ये भी बड़ा सूट करता है। हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट बात करें कि अरे ऐसा हुआ होता तो वैसा हो जाता, और कोई हम बड़े सपने दिखाएं कि अगर ऐसा हो गया होता तो आज हम अमेरिका की जगह खड़े होते। ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बट इट्स डिवॉइड ऑफ एनी साइंटिफिक रीजनिंग, डिवॉइड ऑफ एनी साइंटिफिक रीजनिंग। सर अगला चीज जो हम समझना चाहेंगे सर आपसे कि सर जो जो द वे वी आर ऑर्गेनाइज्ड एज सोसाइटी, जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस जो होता है, जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, चाइना इज अ सोशलिस्ट कंट्री और उसका एक सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो सर इस डिफरेंट स्ट्रक्चर का सर क्या डेवलपमेंट प्रोसेस पर फर्क पड़ता है या प्रभाव पड़ता है सर? बहुत बढ़िया। पहली चीज, डेवलपमेंट विदाउट डेमोक्रेसी इज नॉट डेवलपमेंट। पहली चीज तो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सेन की जो किताब है पॉवर्टी एंड फेमीन, उसमें सेन यही सिद्ध करते हैं दुनिया के किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में आज तक फेमीन नहीं हुआ है, फूड शॉर्टेज हुआ है, फेमीन नहीं हुआ है। डेमोक्रेसी की यही खूबी है। डेमोक्रेसी हो सकता है आपको बहुत हाई ग्रोथ ना दे, डेमोक्रेसी में हो सकता है ग्रोथ लड़खड़ाए भी। लड़खड़ाए मतलब 5%, 6% से चल रहे थे, किसी साल हो सकता है 2-3% ही रह जाए। लेकिन डेमोक्रेसी की खूबी ये है कि वो निगेटिव ग्रोथ नहीं होने देगा। डेमोक्रेसी की खूबी है कि वो निगेटिव ग्रोथ नहीं होने देगा। तो अगर सिंपल ग्रोथ की बात करें तो भी डेमोक्रेसी एक मीडियम ग्रोथ इंश्योर कर लेता है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया, मीडियम ग्रोथ इंश्योर कर लेता है, नंबर 1। नंबर 2, डेमोक्रेसी उस ग्रोथ का एटलीस्ट सम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर कर लेता है। मैं नहीं कह रहा हूं कंप्लीट फेयर, सम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर कर लेता है। और अंतिम बात, फिर मैं सेन को कोट करता हूं, जहां सेन कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और इनहेरेंट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और इनहेरेंट वैल्यू। मतलब फ्री होना ही अपने आप में एक इनहेरेंट वैल्यू है। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम फ्री नहीं है, जो सवाल मैंने शुरू में ही कहा था, जहां फ्रीडम नहीं है, वो डेवलपमेंट है ही नहीं, वो डेवलपमेंट है ही नहीं। चाइना का केस थोड़ा बात को कॉम्प्लिकेट करता है। चाइना का केस कॉम्प्लिकेट इस सेंस में करता है कि 30 सालों से
चाइना ने अपने डेवलपमेंट के इंडिकेटर में भी इंप्रूवमेंट किए हैं और ग्रोथ के इंडिकेटर में भी इंप्रूवमेंट किए हैं। 1980 में चाइना में इलिटरेसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी इंडिया से ज्यादा थी, इंडिया से ज्यादा थी। लेकिन चाइना ने अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस कर लिया है, तो फिर हम क्या माने? मैं ये कहता हूं कि चाइना के बारे में जजमेंट इज टू अर्ली। ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री में 20-30 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। तो कोई एक मॉडल अगर 20-30 साल सक्सेसफुली चला है तो हम फिलहाल उसको मॉडल न माने। और चाइना के अलावा आप अगर देख लें दुनिया में कोई भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री लॉन्ग रन में डेवलपमेंट को क्या सस्टेन कर पाई है? नहीं। तो डेमोक्रेसी तो इसेंशियल कंडीशन है डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट जो लॉन्ग रन में सस्टेन हो सके उसके लिए तो डेमोक्रेसी इसेंशियल कंडीशन है। यही डेमोक्रेसी चेक्स एंड बैलेंसेज इंश्योर करेगी। फिर आप कह सकते हैं कि क्या हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो ठीक है? मैं कहता हूं टेढ़ा मेढ़ा, लूला लंगड़ा, अंधा बहरा, जिस किसी प्रकार का डेमोक्रेसी है उसी से आगे बेहतर टाइप की डेमोक्रेसी निकलेगी। बिल्कुल। उसका विकल्प ये नहीं है कि आप उसको खत्म कर दें। अगर हमारी डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो ये विकल्प नहीं है कि हम ये कहें कि फिर ये डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है। हमें कहना ये पड़ेगा कि ये जो गड़बड़ियां हैं उनको कैसे दूर करें। और फिर अगर भारत की आप डेमोक्रेसी को देखें तो इन 70 सालों में ये डेमोक्रेसी मजबूत हुई है। बिल्कुल। इन 70 सालों में एक बार भी मिलिट्री रूल नहीं लगा आपके यहाँ। डेमोक्रेसी सस्पेंड हुई थी, वो भी केवल 2-2.5 सालों के लिए ही। और जब सस्पेंड हुई थी तो सस्पेंड करने वाले को जबरदस्त सजा मिली थी। तो ये तो उन 70 सालों की ही उपलब्धि है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेसी आवश्यक है और बिना डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट की कल्पना नहीं की जा सकती। और सर आजकल रिसेंटली जो 90s के बाद या 80s के बाद जो जो इंटरनेशनल फिनोमिनन जो शुरू हुआ है, ग्लोबलाइजेशन, ओपन मार्केट और नया वर्ल्ड ऑर्डर का जो सर इमर्जेंस जो हुआ है, उसका सर क्या प्रभाव पड़ता है डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलपमेंट पर सर? एक बात तो तय है, शुरू में 1970s में जब डिपेंडेंसी थ्योरी आई थी, वो गुन्नार मेडल, प्रेस्बिच वगैरह ने, तो मार्क्सिस्ट स्कॉलर ने ये कहा कि भाई जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है ये उनके इंटरेस्ट में है कि दुनिया का बाकी हिस्सा पिछड़ा रहे। कि बाद के सालों में इन डेवलप्ड इकोनॉमीज को भी एक बात समझ में आई, और जो फिर डेवलपमेंट थ्योरी की तरफ से आई, कि दुनिया के कुछ हिस्से पिछड़े रहे और आप विकास करते चले जाएं, लॉन्ग रन में ये भी पॉसिबल नहीं है। आपका सामान खरीदेगा कौन? खरीदेगा, बिल्कुल। मतलब आपका सामान बिक पाए दुनिया के मार्केट में, तो इसके लिए तो जरूरी है ना कि वहां भी कुछ हो, वहां भी कुछ इनकम ग्रोथ हो। 90s के बाद या लेट 80s और 90s में ये बात समझ में आने लगी और एक तरह का एक फोकस क्रिएट हुआ कि भाई इनको भी डेवलप कराना पड़ेगा। लेकिन ये जो ग्लोबलाइजेशन का पूरा पैकेज था, उस पैकेज ने इसको इसी फॉर्म में रखा कि भाई आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं, जिस आइडिया को वॉशिंगटन कंसेंसस कहा गया 84-85 में हुआ था। हम आपको आइडिया दे रहे हैं, इस आइडिया के लिए कुछ आवश्यक मदद और कुछ कर्ज हम आपको दे रहे हैं, आप इंप्लीमेंट करें। लेकिन ये बात
ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का जो पूरा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट था, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको ऐसे पुश किया गया जैसे कि यही एकमात्र विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प है नहीं। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद एक जो थोड़े दूसरे विकल्प की कोई संभावना थी, वो संभावना भी खत्म हो गई। तो अब एक दूसरा फेनोमेना खड़ा हो गया जिसको कह रहे हैं डी ग्लोबलाइजेशन। अगर आप गौर से देखें, ट्रंप जो कर रहा है, एर्डोगान जो कर रहा है, एंजेला मर्केल जो कर रही है, ब्रेक्जिट जो हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत कहा, तो एक तरह से अब डी ग्लोबलाइजेशन का फेनोमेना शुरू हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि ये डी ग्लोबलाइजेशन का फेनोमेना उस ग्लोबलाइजेशन के फेनोमेना के खिलाफ एक तरह का रिएक्शन है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है ग्लोबलाइजेशन के फेनोमेना के खिलाफ, शायद वही रिएक्शन डिफरेंट कंट्रीज में एक हाइपर नेशनलिस्ट लीडर्स और गवर्नेंस को उत्पन्न किया है। तो अब ये एक नया पैटर्न हम देख रहे हैं पिछले 5-6 सालों से। अब आगे ये क्या फॉर्म लेगा, अभी कहना मुश्किल है। सर, हम आपसे ये समझना चाहेंगे सर कि अगर सर हम देखें तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो कंपटीशन को इंड्यूस करता है सर सिस्टम में, ओवरऑल सोशल ऑर्डर में। इंटरनेशनल ऑर्डर ले लीजिए, चाहे इंडिविजुअल सोसाइटीज के अंदर की बात हो, तो आपको नहीं लगता है सर कि जो जो एस्पिरेशन ऑफ डेवलपमेंट जो है वो हम लोग को कहीं ना कहीं कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से दूर ले जाके कंपटीशन की तरफ ठेलता है? इसीलिए एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी की जरूरत है। जैसे अभी कोविड वैक्सीन में हुआ, हर स्टेट अपना अपना ग्लोबल टेंडर करेगा। अब हर स्टेट एक दूसरे से फाइट कर रहा है, हर स्टेट एक दूसरे से फाइट कर रहा है। मतलब पंजाब कहेगा सीरम को कि हम 400 रुपया पर डोज आपको देंगे, तो यूपी कहेगा हम 410 तुमको देंगे, तो सीरम कहेगा पंजाब तुमको नहीं देंगे, हम यूपी को देंगे। तो अब तक गुजरात कहेगा हम 425 दे रहे हैं, तो फिर यूपी कहेगा हम 435 दे रहे हैं। इज इट लाइक दैट? या तो एक तरह से आप कर क्या रहे हैं, ये compete करा रहे हैं इनको। एक्चुअली ये डेवलपमेंट होगा नहीं, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है नहीं। डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमेशा एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। बिल्कुल सर। और इस सेंट्रल कोऑर्डिनेशन को कभी भी सोशलिज्म मत समझिए। जब मैं कह रहा हूं सेंट्रल कोऑर्डिनेशन, तो आप नॉर्वे देखिए, डेनमार्क देखिए, स्वीडन देखिए, स्विट्जरलैंड देखिए, फ्रांस देखिए, इन ओईसीडी कंट्रीज को देखिए। तो अब अगर कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई सेंट्रल एजेंसी कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है, तो इस तरह का कंपटीशन होगा और ये कंपटीशन एनार्की को लीड करेगा, एनार्की को लीड करेगा। फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इंटरवेंशनिस्ट स्टेट। Go back to the idea of welfare state. Think of it that development, the states has two responsibilities: one, maintaining law and order, and two, ensuring development. स्टेट का काम, जिम्मेदारी है डेवलपमेंट को इंश्योर करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साथ साथ डेवलपमेंट को इंश्योर करना इंडियन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडियन स्टेट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को 90s के बाद से छोड़ के भाग गया है। उस स्टेट को आप रिस्पॉन्सिबल बनाइए कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब यूनिट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज आप कह रहे हैं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल को कहिएगा कमिश्नरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
परसों कहिएगा डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगले दिन कहिएगा ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसी नेशन स्टेट को रेगुलेट करना पड़ेगा। सर ये तो एक एक मैं सवाल आपसे समझना चाहूंगा सर, कि इस बात पे तो अग्री हम कर जाएंगे सर कि चलिए 70 साल में कुछ तो हुआ है, लेकिन सर इस बात से आप शायद अग्री करें कि जितना हम चाहते थे 70 साल में हो उतना नहीं हुआ है ना? तो सर आपके हिसाब से कहाँ पॉलिसी डिजाइन में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में कहाँ प्रॉब्लम रह गई सर इन 70 सालों में? मुझे लगता है भारत का अगर इतिहास हम देखें तो मुझे लगता है कि 1950 से 1970 तक तो हम ठीक आए थे। और 1950 एक बात और है जो बार बार मैं कहता हूँ, जैसे मैं ये कहूँ कि हमारे आपके पूर्वज परदादा कहीं खेत में हल चलाते वक्त या फावड़ा चलाते वक्त कट जाता था तो मिट्टी लगा लेते थे। तो हम ये कहें कि बड़े बेवकूफ थे, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस, उस वक्त इन्फेक्शन का आइडिया ही नहीं था, जी सर, हाँ exactly. एंटीबायोटिक का आइडिया ही नहीं था। तो जब कभी इतिहास को आप मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो उस वक्त के उपलब्ध ज्ञान के आधार पर उसका मूल्यांकन करें। अगर उस वक्त इन्फेक्शन और एंटीबायोटिक का आइडिया था और हमारे ग्रैंडफादर मिट्टी लगाए तो वो गलती की। लेकिन अगर वो आइडिया नहीं था, वो लगाए और उस वक्त का आइडिया यही था कि कटा हुआ मिट्टी लगाने से ठीक हो जाता है और उन्होंने लगाया, तो वो बुद्धिमान आदमी थे, समझदार आदमी थे। मतलब हमको उस समय बिंदु पे जाके खड़ा होके ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त का उपलब्ध ज्ञान क्या कहता है। तो जब आप 70 साल की बात कह रहे हैं तो जिस किसी समय विशेष की आप बात कर रहे हैं उस समय विशेष पे जाइए और देखिए कि उस वक्त की थियरी क्या कह रही थी। 1950 में जब सेकेंड 5 ईयर प्लान भारत का बन रहा था तो दुनिया का कोई भी बड़ा अर्थशास्त्री नहीं था जिसने भारत की प्रशंसा न की हो। लोग भारत आए ये समझने के लिए कि इतना अद्भुत प्लान, ये ऐसा देश जिसके पास न डेटा है, न इकोनॉमिस्ट है, न यूनिवर्सिटीज हैं, न रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कैसे बना लिया। और उस वक्त की अगर आप इकोनॉमिक थियरी देखें तो उस वक्त की इकोनॉमिक थियरी जो कह रही थी ठीक ठीक हम वही कर रहे थे। ये फर्क होना शुरू हुआ 1970 के बाद। ये फर्क होना शुरू हुआ 1970 के बाद। और एक तरह से कहें अवेलेबल थियरी और प्रैक्टिस के बीच में डिसजंक्शन शुरू हुआ 1970s के बाद। प्रोबेबली हमारी उस वक्त की सरकारें सोशलिज्म के आइडिया से इतना ऑब्सेस्ड हो गई कि जो नई थियरी, नया ज्ञान आ रहा था और नए एविडेंस आ रहे थे उसको उन्होंने इग्नोर किया। केवल इसी कारण इग्नोर किया या अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में भी इग्नोर किया, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली 1970 से 1990 के जो 20 साल हैं, 1990 मैं नहीं कहूँगा, 84-85 कहूँगा, कि इस बीच के जो 14-15 साल हैं उन सालों में ज्ञान जिस तरफ जा रहा था उसके उल्टा दिशा में हम जा रहे थे। तो इसलिए इन 70 सालों की बात तो मैं नहीं कहूँगा, मैं उनमें से इन 15 सालों के ही बारे में ये बात कह पाऊंगा। Sir, what are your views on politics of development and how it impacts the lives of common people? एक्चुअली मुझे लगता है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट भारत में शुरू ही नहीं हुआ। डेवलपमेंट की
तो हमको लगता है भारत में शुरू ही नहीं हुई। बीच बीच में कुछ कुछ लगता है कि शायद शुरू हो रहा है। जैसे 2019 के इलेक्शन के पहले जब अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल आया था, जब राहुल गांधी ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कहा था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात आई थी, तो बीच बीच में लगा कि शायद डेवलपमेंट का सवाल हमारी पॉलिटिक्स में आ रहा है। 2014 में भी लगा था, क्योंकि 2014 के प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के चैलेंजर नरेंद्र मोदी का सेंट्रल कॉन्सेप्ट यही था, विकास 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 विकास। तो शुरू में उस वक्त भी लगा कि शायद डेवलपमेंट की कोई पॉलिटिक्स होगी, लेकिन फाइनली हुई नहीं। 2019 में भी लगा कि डेवलपमेंट की कोई पॉलिटिक्स होगी, लेकिन नहीं हुई। पिछले दिनों बंगाल चुनाव के समय के शुरुआत में लगा कि डेवलपमेंट की कोई पॉलिटिक्स शायद हो, नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट की तो पॉलिटिक्स भारत में हुई ही नहीं, और कोई ऐसे पॉलिटिकल फॉर्मेशन खड़े ही नहीं हुए जो डेवलपमेंट के क्वेश्चन पे खड़े हो। मैं तो कई बार कहता हूं, और मुझे वाकई हैरत होती है, भारत की जो पहली पार्लियामेंट बनी थी, उस पार्लियामेंट में मुझे लगता है कि ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन शायद 80 से 85% एमपीज ऐसे होंगे जो शुद्ध रूप से रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए होंगे। और आज की जो पार्लियामेंट में, उसमें भी मुझे लगता है 75% या 70% तो एमपी ऐसे होंगे ही ना जो शुद्ध रूप से रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हों। लेकिन आपके देश में आज तक 1.5 ही किसान नेता हुए, एक चरण सिंह और आधे महेंद्र सिंह टिकैत। यस सर। और आप पार्लियामेंट के डिबेट को उठा के देख लीजिए, पार्लियामेंट में कितनी बार एग्रीकल्चर, कृषि और कृषक का सवाल पार्लियामेंट में उठा है। और आपके जो वोटर हैं, टोटल जो आपके वोटर हैं इस देश के, उस वोटर का 75-80% आपके रूरल एरियाज के आते हैं। अगर रूरल एरियाज को हम ब्रॉडली किसान और किसानी मान लें, ना माने, तो हम ये तो मान ही सकते हैं ना कि इस देश का 50% वोटर किसान और किसानी से जुड़ा हुआ है। तो फिर पार्लियामेंट में ये किसान और किसानी का क्वेश्चन क्यों नहीं आता? फिर उस किसान आंदोलन को इसी देश का मध्य वर्ग खारिज क्यों कर देता है? इसी देश का मध्य वर्ग, जो 50% लोग किसान है, वो उसको खारिज कर देता है, कहता है ये किसानों का आंदोलन नहीं है। तो फिर सवाल वही है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या इसको रिप्रेजेंट करती हैं? कहीं कोई फाक है, कहीं कोई फाक है। सर, तो आपके हिसाब से सर आम जनता फिर कैसे ये इवैल्यूएट करे, मेजर करे जो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा डेवलपमेंट के क्लेम्स हैं सर, उसको आम जनता फिर कैसे इवैल्यूएट करे? बिकॉज दे डू नॉट हैव स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग। एक आम जनता की मैं बात कर रहा हूँ सर, वो मैं कैसे मेजर करे? एक सीधी बात कहता हूं, वो ये सवाल पूछे कि उसके खुद के जीवन में, उसके खुद के जीवन में क्या परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन का कारक तत्व क्या था। अपने खुद के जीवन को देखे, अस्पताल देखे, बच्चों का स्कूल देखे, अपने खुद के जीवन के आसपास देखे कि उसके जीवन में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनमें क्या परिवर्तन आया। कोई जरूरत नहीं है कि वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़े और हमारी तरह नंबर क्रंचिंग करे। वो देखे कि कोरोना से, कोविड से वो बच पा रहा है कि नहीं बच पा रहा है। नहीं बच पा रहा है तो क्या ये केवल ईश्वरीय आपदा है या कहीं किसी का कोई दोष भी है? ये मूल्यांकन वो करे।
सर अंत में मैं सर आपसे, अब हम लोग बातचीत के आखिरी दौर में है सर। सर मैं जानना चाहूंगा सर आपसे कि विच इज ट्रू अकॉर्डिंग टू यू, डेवलपमेंट ड्राइव्स आवर कंसिस्टेंस और आवर कंसिस्टेंस ड्राइव्स द डेवलपमेंट? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है सर, कहना बड़ा मुश्किल है। अब मुझे लगता है कि शायद ये टू वे रिलेशनशिप, टू वे, बिल्कुल टू वे रिलेशनशिप है। आप जितने कॉन्शियस होते हैं, और फिर मैं कॉन्शियस कहता हूँ, जैसे यूरोप में आप बस में या ट्रेन में आपके आगे कोई बुजुर्ग चढ़ रहा हो या कोई फिजिकली चैलेंज चढ़ रहा हो, और आप अगर उसके पहले चढ़ने की कोशिश करिएगा तो पीछे खड़ा हुआ आदमी पीछे से आवाज दे के आपको टोकेगा, ए जेंटलमैन व्हाट आर यू डूइंग। ये कॉन्शियसनेस का एक लेवल है, ये कॉन्शियसनेस का लेवल है। तो अब ये कॉन्शियसनेस का लेवल डेवलपमेंट के कारण आया, या इस लेवल का कॉन्शियसनेस है इसलिए उस बस के का गेट जब किसी बूढ़े आदमी को देखता है या फिजिकली चैलेंज्ड को देखता है तो उस बस में एक सिस्टम बना हुआ है, ड्राइवर उसको दबाएगा और वो बस जिस साइड में गेट है वो नीचे की तरफ झुक जाएगी उसके आसानी से चढ़ने के लिए। मतलब ये कॉन्शियसनेस है इसलिए उस तरह की बस बनाई गई, या उस तरह की बस बनाई गई इसलिए इस तरह का कॉन्शियसनेस है? प्रोबेबली दोनों सिम्बियोटिक है। और सर अंत में सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमारे व्यूअर्स, ऑडियंस डेवलपमेंट के बारे में फर्दर पढ़ना चाहे तो उनको कौन से बुक्स, जर्नल्स या थिंकर्स को पढ़ना चाहिए सर? तो मुझे लग रहा है कि थिंकर तो मैं कहूंगा कि अमर्त्य सेन आप पढ़ें, और अमर्त्य सेन की एक किताब है आर्गुमेंटेटिव इंडिया। मैं उस सबको रिकमेंड करता हूँ, इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि वो इकोनॉमिक्स की किताब नहीं, बाकी उनकी इकोनॉमिक्स की जो किताबें हैं थोड़ी जटिल हैं, लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स की उनकी किताबें हैं जो बड़ी सरल है, जैसे अनसर्टेन ग्लोरी। ऐसी जॉर्ज की एक किताब है झोला वाला इकोनॉमिक्स। आर्गुमेंटेटिव इंडियन को मैं इसलिए तारीफ करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं वो हिंदू हूँ जो आर्गुमेंटेटिव इंडियन का हिंदू है। तो मैं कहता हूँ सबसे कि आप आर्गुमेंटेटिव इंडियन पढ़ें, उससे पढ़ के समझ में आता है। और उसका एक क्लासिक वो किताब शुरू होती है और सेन अर्जुन कृष्ण संवाद से शुरू करते हैं। अर्जुन कहते हैं जब सबको मार दिया तो जो रह गया वो किस मतलब का। याज्ञवल्क्य जब जा रहे हैं और कहते हैं गार्गी से कि सोना चांदी ले लो, हीरा ले लो, साम्राज्य ले लो, और गार्गी कहती हैं कि आप हमें इमोर्टैलिटी दे सकते हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं नहीं। तो गार्गी कहती हैं फिर ये सोना चांदी हीरा जवाहरात हमारे किस मतलब का। सेन वहीं से सवाल खड़ा करते हैं कि कॉन्सिक्वेंस इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सबको पढ़ना चाहिए आर्गुमेंटेटिव इंडिया। एंड सर लास्ट में सर अंतिम सवाल सर, इस कोविड क्राइसिस में सर जिस तरह से हमारे यहाँ का सर पूरा सिस्टम एक तरह से कहें, जैसा मीडिया कह रहा है सिस्टम फेल हो गया तो सिस्टम एक तरह से जो फेल हुआ है सर, तो एज अ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट व्हाट आर योर लर्निंग्स एंड टेकअवेज? दो चीजें मैं कहना चाहूंगा जी सर। मीडिया जो कह रहा है सिस्टम फेल हो गया है, वो किसी को बचाना चाहता है। वो तो है। ये सिस्टम है क्या? आप सिस्टम जब कह रहे हैं तो काइंडली स्पेल इट आउट कि इस सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, इस सिस्टम की हायरार्की क्या है, ये सिस्टम चलता कैसे है। आप एक ग्रॉस शब्द इस्तेमाल कर दे रहे हैं कि सिस्टम फेल हो गया, राइट, नंबर वन।
नंबर 2, लीडरशिप का काम क्या है? लीडरशिप का काम, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम क्या है? लंका पे आके ट्रैफिक जाम छोड़ाना, उसका काम ये नहीं। एसपी ट्रैफिक का काम ये नहीं है, लंका पे आके ट्रैफिक जाम छोड़वाना एसपी ट्रैफिक का काम नहीं है। उसका काम है ऐसा ट्रैफिक प्लान बनाना कि ट्रैफिक जैम ना हो। तो पॉलिटिकल लीडरशिप इस ब्लेम से भाग नहीं सकती। इस सिस्टम बनाना पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है, उस सिस्टम को चलाना एग्जीक्यूटिव का काम है। आप फर्क समझें। सिस्टम डिजाइन करना आपके लेजिस्लेटिव का काम था, आपके पॉलिटिकल लीडरशिप का काम था, और सिस्टम को चलाना आपके एग्जीक्यूटिव का काम था, और आपके लीडरशिप का काम था ये सुनिश्चित करना कि एग्जीक्यूटिव सिस्टम चलाती रहे। ना आपने सिस्टम बनाया और ना आपने इंश्योर किया कि एग्जीक्यूटिव उस सिस्टम को ठीक तरीके से चलाती रहे। तो आप एक ग्रॉस शब्द इस्तेमाल करके कि सिस्टम फेल हो गया, ये तो बात कुछ ऐसे ही लग रही है कि जैसे कि चंद्रयान हमारा फेल हो गया। क्या करें भाई? बिल्कुल सर। है, ये तो बात कुछ वही है कि बहुत मेहनत करके हमने इंजन बनाया था, ठीक है, कोई गड़बड़ी हो गई, होती ही है भाई। एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो कुछ गलती होती है, हुई, फेल हो गया। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये भी कुछ वैसा ही है कि कोई बात नहीं, फेल हो गया? और अंतिम बात कि सिस्टम फेल हुआ है, ये आप कैसे कह सकते हैं? हम तो सिस्टम को काम करते हुए देख रहे हैं। हमारी हेल्थ वर्कर, आशा, नर्सेस और डॉक्टर्स और नगर निगम का सफाई कर्मचारी तो खड़ा है, मर रहा है। जी बिल्कुल सर। तो सिस्टम फेल हुआ है क्या? सिस्टम तो है सर, अपना काम कर रहा है। सिस्टम तो है। और ये सिस्टम, जैसा मैंने पहली बार कहा, ध्यान रखिएगा, ये वही सिस्टम है जिसको पिछले 30 सालों से आप बेच रहे थे, प्राइवेटाइज कर रहे थे। ये वही सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि ये जो मीडिया कह रहा है सिस्टम फेल कर रहा है, ये खतरनाक बात है, जिम्मेवारी से भागने जैसा है। खतरनाक बात है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे अंडरस्टैंडिंग को, डेवलपमेंट के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उसको सर डेवलप करने के लिए। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को सर इससे कुछ ज्ञान में इजाफा होगा सर। एंड वी आर ट्रूली ऑनर्ड कि सर आपने हमें टाइम दिया सर। थैंक यू सो मच सर, एंड प्लीज स्टे सेफ सर, वी नीड यू ऑलवेज। थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू सो मच।